नमस्कार साथियों, बात करेंगे आज अपन अपने नेक्स्ट वन डिजीज कंटेंट की। जहां प्रीवियस कुछ लेक्चर्स से लगातार बात चल रही थी अपने पास हेमरेजिक कंडीशन की। नेक्स्ट वन जो डिजीज ग्रुप हमारे सामने अवेलेबल है, आप देखें बोर्ड पर उसकी हेडिंग, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या बोल सकते हैं हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, और बड़े फेमस वो दो नाम जिनको लेकर के इनमें कंप्लीट डिस्कशन चलता है, नाम है प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया। कंडीशन सिर्फ दो इंक्लूड करी जाएगी यहां पर मेजरली, पर इन दो कंडीशन से भी छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत सवाल बनके हमारे सामने कंपटीशन में आते हैं। जहां हेमरेजिक कंडीशन में 5 अलग बड़े बड़े डिसऑर्डर थे, उनके इक्वल वेटेज ये सिर्फ 2 जने रखते हैं, हमारे प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया। तो आज का लेक्चर और आज के सहित 2-3 लेक्चर जिनमें इस कंटेंट को पूरा डिस्कस किया जाएगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। आज का लेक्चर जो होगा बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन वाला होगा, जहां आपको मैं बताऊंगा कैसे एग्जामिनर माइनर लाइन से 1 लाइन स्टेटमेंट से एमसीक्यू डेवलप करता है, अराइज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंदर जाने से पहले बात करते हैं यहां पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप हाइपरटेंशन वाली कंडीशन को शायद थोड़ा समझ पाएंगे और फिर डिटेल में अंदर उसका प्रेजेंटेशन देख पाएंगे। आते हैं सबसे पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो कंडीशन है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की। तो यहां पे ज्यादा नहीं, एकदम पॉइंट वाली बात करूंगा, आप उसी को सुनिएगा। हाइपरटेंशन जैसे ही नाम आता है, वहां पे डायरेक्टली आपको लिंक करना है कि इस हाइपरटेंशन में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होगा। ब्लड वेसल्स, उनमें मिलने वाला कंटेंट ब्लड, और ब्लड वेसल्स में होने वाली 2 नॉर्मल रिएक्शंस, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन। जब हाइपरटेंशन नाम किसी को दिया जाए तो बड़ा इजीली हमारा माइंड बोलता है कि वहां पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। और यह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो या डायलेशन हो, असर किस पे डालता है? तो प्राइमरीली यह असर डालेगा ब्लड वेसल्स पे। तो कह सकते हैं कंसेप्ट ये बोलेगा कि हाइपरटेंशन वो जो बीमारी है वो इन्वॉल्व करती है हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स को, और उन ब्लड वेसल्स में बेसिक रिएक्शन क्या होती है, उसका नाम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इन 2 शब्दों के साथ शुरुआत करी जाए तो बोलता हूं कि हमारे पास जो कंडीशन हाइपरटेंशन है, उस कंडीशन में इन्वॉल्व है हमारे शरीर में मिलने वाली ब्लड वेसल्स की बीमारी। और इन ब्लड वेसल्स में प्राइमरीली हुआ क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है। अब ये हमारे शरीर के कौन से एरिया की ब्लड वेसल्स हैं, उनको लेकर के डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अब शरीर में किसी भी एरिया की ब्लड वेसल्स हो सकती है, शायद वो ब्रेन की हो, किडनी की हो, लंग्स की हो, यूट्रस की हो, किसी भी ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। मेनली ब्लड वेसल्स में आर्टरीज की बात करी जाती है, क्योंकि आर्टरी ही ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में रोल प्ले करती है। अब यहां पे एक छोटी सी बात बताता हूं, उसे सुनिएगा। ब्लड वेसल्स और उसके कंटेंट को लेके एक एग्जाम्पल यह है कि अपने पास एक ब्लड वेसल्स है, देख लीजिए, यह अपने पास ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो ब्लड है। और जब भी कोई टीचर ब्लड के बारे में है बताता, तो ब्लड के 2 मेजर कंटेंट कभी नहीं छुपाता, जिनके नाम हैं प्लाज्मा और सेल। यहां में ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड कंटेंट है, उनमें जो 2 मेजर होते हैं,
प्लाज्मा और सेल वो सामने लिख देता हूं, आप भी उन्हें देख लीजिए कि टीचर कुछ गलत तो नहीं कर रहा। एक मैंने लिख दिया ब्लड वेसल्स के अंदर मिलने वाला प्लाज्मा, और एक मेंशन कर दिया मैंने सेल। बात करें प्लाज्मा पोर्शन की, इस प्लाज्मा में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? वाटर का, पानी का। लेकिन पानी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है तो उसको पानी ही बोल दो, प्लाज्मा क्यों बोल रहे हो? तो वहां रोल आता है कि इसमें इन्वॉल्व है कुछ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, उनमें भी मेजर एल्ब्यूमिन। तो कह सकते हैं ये जो प्लाज्मा है इसमें पानी है, और इस पानी को रोकने के लिए कुछ प्रोटीन जिम्मेदार हैं जिन्हें प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। ये बहुत ही सरल बात कर रहा हूं मैं, जो आप कार्डियो और रीनल में अलग अलग डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यहां समरी के अंदर कि प्लाज्मा के कंटेंट मेजर बता दिए कि पानी ही है, और उस पानी को रोकने के लिए जिम्मेदार होते हैं प्रोटीन, वो भी हैं। तो एक वाटर है और एक प्रोटीन है। बात करें सेल की, ये सेल ब्लड सेल हैं, और ब्लड सेल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीबीसी जो काउंट करते हैं वो सारी है। उनमें भी मेजर के नाम बताना चाहूं तो बोल दीजिएगा, ब्लड सेल में मेजर कोई ले लो, नाम उसका आरबीसी है। तो क्या बताया यहां पर? एक नॉर्मल कंपोजिशन, नॉर्मल कंटेंट बता रहे हैं, क्योंकि अपन बड़ी बीमारी में एंटर करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। जहां कंसेप्ट में क्लियर है, आज जो हमारी बीमारी है ब्लड वेसल्स को परेशान करेगी, और उन ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। तो अब देखिए क्या होता है। ये जो रेड लाइन बनाई गई है ब्लड वेसल्स की है, ब्लड वेसल्स की दीवार है, एंडोथीलियम है, इनमें होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मैं बताता हूं दो प्रकार का, एक माइल्ड और एक सीवियर। एक बार वेसल्स को माइल्डली कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, एक बार वेसल्स को सीवियरली कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो वहां देखें क्या होता है जब माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखो दोस्तों, चाहे कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड हो या सीवियर हो, अल्टीमेटली परेशानी झेलनी पड़ती है ब्लड वेसल्स को। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ब्लड वेसल्स जो है उनकी एंडोथीलियम जो है वो कमजोर पड़ जाती है, वो वीक हो जाती है, और यहां से मैं कहता हूं इस प्रकार एंडोथीलियम वीक हो गई, अपन ने उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया। तो वीक होने पे, कमजोर होने पे अंदर के जो कंटेंट हैं जिनमें नाम सामने की तरफ दिया गया है, एक बार प्लाज्मा एक तरफ सेल, तो देखा गया जो सेल थी वो तो कंपैरेटिवली लार्ज होती है, बड़े आकार की होती है, वजन भी होता है, लेकिन प्लाज्मा जो होता है वो पानी है। तो जैसे ही वेसल्स कमजोर होती हैं तो कमजोर वेसल्स से प्लाज्मा वाला पोर्शन, पानी वाला पोर्शन लीक होकर के आउटर टिश्यू स्पेस में आ जाता है, जिसे बोल देते हैं अपन एडिमा। वीक वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, वेसल्स कमजोर हुई, परमिएबल हुई, पानी को रोक नहीं पाई, लीक कर दिया, सेल को रोक लिया, क्योंकि सेल लार्ज होती है, बड़ी होती है, वजनदार होती है। ये एक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन बड़े ध्यान से सुने, यदि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सीवियर हुआ, और सीवियर होगा तो हो सकता है ये अपने पास जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम है ये वीक होने की बजाय डैमेज ही हो जाए, डैमेज हो गई, फट गई, रप्चर हो गई। यदि ऐसी कंडीशन हो गई कि ब्लड वेसल्स ही रप्चर हो गई या डैमेज हो गई है, तो सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा। सारे कंटेंट का मतलब था कि पहले केवल प्लाज्मा आ रहा था, तो अब की बार बोलेंगे पहले मान लीजिए थोड़ा प्लाज्मा आ रहा हो, अब की बार सारा प्लाज्मा आ जाएगा। देखिए मार्कर बड़ा कर दिया है, ना केवल प्लाज्मा ज्यादा आ जाएगा, इसी प्रकार ये सेल जिसका नाम आरबीसी है वो भी बाहर आ जाएगी। तो यहां पर वेसल्स पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट मैं दो तरीके से बता रहा हूं, एक बार माइल्ड, एक बार सीवियर। यदि होता है माइल्ड
तो केवल बाहर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कमजोर होने से। यदि होता है सीवियर तो बहुत सारा आता है प्लाज्मा और साथ में आ जाता है ब्लड। अब इन दो रिएक्शन में मैं आपसे पूछूं, कौन सी रिएक्शन में ब्लड या आरबीसी बाहर आएगी, कौन सी में नहीं आएगी? तो माइल्ड में बाहर नहीं आएगी, सीवियर वैसोकंस्ट्रिक्शन में बाहर आ जाएंगे। ज्यादा प्लाज्मा किस में बाहर आएगा, कम प्लाज्मा बाहर किस में आएगा? कम प्लाज्मा बाहर आएगा माइल्ड में, ज्यादा प्लाज्मा बाहर आएगा सीवियर में। अब मैं यहां पे क्वेश्चन पुटअप करूं कि जितना प्लाज्मा बाहर आता है उतना एडिमा शरीर में होता है। कम प्लाज्मा बाहर आएगा कम एडिमा, ज्यादा प्लाज्मा बाहर आएगा ज्यादा एडिमा। तो मुझे बताएं माइल्ड में एडिमा कैसा, कम, और सीवियर में कैसा, ज्यादा। ये माइल्ड सीवियर की प्रैक्टिस आज इस लेक्चर के शुरुआत के 10 मिनट में मेरे साथ कर लीजिए, क्योंकि एक बार समझने के बाद माइल्ड और सीवियर को तुरंत मैं नाम देने वाला हूं प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, क्योंकि हमारी जो बीमारी है वो हाइपरटेंशन वाली है, और हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड वेसल में वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। वो वैसोकंस्ट्रिक्शन दो प्रकार का होगा, पहले प्रकार का होगा माइल्ड और दूसरे प्रकार का होगा सीवियर। जब भी होगा माइल्ड केवल होगा कम एडिमा, जब भी होगा सीवियर तब होगा ज्यादा एडिमा और आरबीसी का लॉस। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सामने आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा था कि हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है, उनमें ब्लड होता है। ब्लड के दो मेजर कंटेंट प्लाज्मा और सेल होते हैं। प्लाज्मा में मेजर कंटेंट वाटर होता है, वाटर को रोकने के लिए प्रोटीन होता है। सेल के अंदर मेजर सेल आरबीसी होती है। ये सारे कंटेंट अंदर होते हैं, बाहर नहीं आते हैं। बाहर तभी आएंगे जब वेसल कमजोर पड़ेंगी या टूट जाएंगी। जब कमजोर पड़ेंगी मतलब माइल्ड रिएक्शन है, केवल प्लाज्मा बाहर आएगा। जब डैमेज होगी मतलब सीवियर रिएक्शन है तो सारे प्लाज्मा के साथ सेल भी बाहर आ जाएगी। आओ इन दोनों लाइनों को मैं शब्द देना शुरू करता हूं। क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल हुई? दो ही रिएक्शन है, माइल्ड और सीवियर। बोर्ड पे एग्जांपल लिखते हैं, उन दोनों चीजों को बताता हूं मैं आपको क्या बोलना चाहे यहां पे। तो यहां पे आपको बोला गया कि आप दो रिएक्शन बताइए, और वो दो रिएक्शन कौन कौन सी थी अपने पास, लिख देते हैं नाम। तो नाम लिखने गए, एक का नाम लिखा अपन ने माइल्ड और एक का नाम लिखा सीवियर। हाइपरटेंशन इज द डिसऑर्डर ऑफ वेसल्स in which name of pathology is vasoconstriction। माइल्ड और सीवियर में आप यहां पर लिख सकते हैं कि माइल्ड के अंदर ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और सीवियर के अंदर ब्लड वेसल्स कैसी हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। अब आगे आपने देखा जब अपने पास वेसल्स वीक हुई थी, कमजोर हुई थी, तो क्या फर्क पड़ा था? कमजोर होने पर क्या बाहर आया था? केवल प्लाज्मा। तो यहां पर लिख देते हैं बाहर कौन आता है? ओनली प्लाज्मा। और ओनली प्लाज्मा का मतलब है प्लाज्मा टिश्यू स्पेस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एडिमा। बात नंबर एक। बात नंबर दो, सीवियर रिएक्शन में क्या बोला? सारा का सारा प्लाज्मा और आरबीसी भी, या यूं कह सकते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी कुछ था वो सारा का सारा निकल के बाहर आ गया। ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी कुछ था वो सारा बाहर निकल के आ गया। सारा बाहर निकल के आ गया मतलब पूरा ब्लड ही बाहर आ गया। पूरा ब्लड ही बाहर आ गया मतलब हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई। तो यहां पे सीवियर रिएक्शन का रिजल्ट आप लिखना चाहें तो सीवियर में क्या लिखेंगे? प्लाज्मा लिखा था, ओनली प्लाज्मा, तो यहां लिख सकते हैं मोर प्लाज्मा। ना केवल मोर प्लाज्मा, साथ में कौन आ गया? आरबीसी। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अपन हेमरेज। क्या नाम दिया? हेमरेज। तो आपको ये दो रिएक्शन लिख करके बताई वेसल्स में। और अब देखेंगे बड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान से कि ये जो दो कंडीशन है इनको मैं रीनेम कर रहा हूं। अंदर जाकर के पूरे 2-3 लेक्चर में डिटेल से डिजीज डिस्कस होने वाली है, पर यहां सामने अभी शुरुआत से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ऊपर वाला डिपार्टमेंट जो संभालता है उस बीमारी का नाम प्री एक्लेम्प्सिया है।
और नीचे वाली जो बीमारी है वैसे करेक्टर दिखेंगे आपको एक्लेम्पसिया में। तो प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया इन्हीं दोनों को पढ़ना है मकसद हमारा इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। और वहां पे दोनों में होने वाली बेसिक रिएक्शन का प्रेजेंटेशन सामने अवेलेबल है। तो यहां से अपने को सीख के चलना है कि प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया के नाम ब्लड वेसल वैसो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से माइल्ड और सीवियर लेने हैं। प्री एक्लेम्पसिया एक माइल्ड कंडीशन, एक्लेम्पसिया एक सीवियर कंडीशन। प्री एक्लेम्पसिया में केवल होंगी वेसल्स कमजोर, एक्लेम्पसिया में वेसल हो जाएंगे डैमेज। प्री एक्लेम्पसिया में केवल दिखेगा एडिमा, एक्लेम्पसिया में दिखेगा आपको हेमरेज। तो हाइपरटेंशन से क्या डेवलप हो सकता है? हेमरेज। यहां पे एक छोटा सवाल, प्री एक्लेम्पसिया में केवल और केवल क्या देखने को मिला? आप बोलेंगे एडिमा। एक्लेम्पसिया में क्या देखने को मिल सकता है? तो जवाब दे देंगे हेमरेज। और फिर एक छोटा सवाल, कई बार इतना कंसेप्ट समझाने के बाद ही बच्चा छोटे मोटे सवाल में गलती कर सकता है, वो गलती आपसे ना हो तो यहां पे छोटी सी प्रैक्टिस अभी सुने। प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया दो कंडीशन है, एक बार मैं जवाब देके बताएं। एडिमा किसका मेन कैरेक्टर है? आंसर प्री एक्लेम्पसिया। हेमरेज किसका मेन कैरेक्टर है? आंसर एक्लेम्पसिया। और फिर तीसरा सवाल, ज्यादा एडिमा किसमें होगा? तो ज्यादा एडिमा किसमें होगा? जहां नुकसान ज्यादा होगा, मतलब एक्लेम्पसिया में। एडिमा रिलेटेड है प्लाज्मा से, यहां लिखा है ओनली प्लाज्मा, यहां लिखा है मोर प्लाज्मा। तो ज्यादा प्लाज्मा बाहर किसमें आया? एक्लेम्पसिया में। तो एडिमा ज्यादा किसमें हुआ? एक्लेम्पसिया में। कई बार रटी हुई बात नहीं चलती है, दोनों स्टेटमेंट सुने और दोनों में डिफरेंशिएट करके ही अलग अलग आंसर देने के लिए कैपेबल हो पाए। नंबर 1, एडिमा मेन कैरेक्टर किसका है? तो वो प्री एक्लेम्पसिया, क्योंकि प्री एक्लेम्पसिया के पास बताने के लिए एडिमा ही है। अगला, ज्यादा एडिमा किसमें होगा? आंसर क्या देना है? एक्लेम्पसिया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे अपन शुरू करेंगे आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में सीधे प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया पर पहुंचने से पहले एक प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ में कितने प्रकार की हाइपरटेंशन होती है उसको अपन डिस्कस करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल में प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया डिटेल में पढ़ना है, पर होती कितनी प्रकार की और हाइपरटेंशन है, आइए उन्हें देखें। तो हमारे सामने बोर्ड पे अवेलेबल है ये कंडीशन, देखिए सामने, बड़ा इजी पिक्चराइजेशन है। फर्स्ट वन, नीचे वाले ग्राफ को देख लें, उससे ही बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1 यहां नोट करने वाली चीज है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन बता रखा है 0 से 20 वीक, और फिर दूसरा है 20 के बाद से लेके कंप्लीट प्रेगनेंसी। तो 0 से 20 में सिर्फ एक नाम मेंशन करा है, क्रोनिक हाइपरटेंशन का, जबकि 20 से 40 वीक वाला जो समय है वहां पे नाम आ रहे हैं 3-3, गेस्टेशनल, प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया। तो टोटल नाम हो गए 4। टोटल नाम हो गए 4। 0 से 20 वीक वाले समय में जिसे बताया गया वो क्रोनिक हाइपरटेंशन है, और 20 से 40 वीक वाले समय में जो बताया गया वहां 3 नाम है, गेस्टेशनल, प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया। तो टोटल नाम 4 है, इसलिए बोर्ड पर गोले भी 4 बने हुए हैं। उनको मैं नंबरिंग देना चाहूं, दे देता हूं, देख लें। नंबर 1 नाम दे दें इसको क्रोनिक हाइपरटेंशन को, नंबर 2 नाम दे दीजिए गेस्टेशनल को, नंबर 3 नाम दे दें प्री एक्लेम्पसिया को, और नंबर 4 नाम दे दें एक्लेम्पसिया को। ये इनकी रैंकिंग भी है, पहले ये होती है बाद में वो होती है। तो कुल मिलाकर के एक प्रेग्नेंट फीमेल को कितने प्रकार की हाइपरटेंशन होती है उसको कैलकुलेट करें। हर एक के लिए क्या क्या वर्ड यूज लिया जाएगा उसे भी कंसीडर करेंगे। पर टोटल हाइपरटेंशन के टाइप बोर्ड पे कितने लिखे गए, तो वहां आपने बोला टोटल 4 टाइप्स, 1 2 3 4 करके बोर्ड पे नंबरिंग कर दी। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज, जहां एक तरफ क्रोनिक को सिंगल लिखा गया है और बाकी 3 को एक साथ लिखा गया है, कारण सिर्फ एक था, प्रेगनेंसी वीक की ड्यूरेशन। क्रोनिक वाली जो ड्यूरेशन है वो 20 वीक से पहले, और बाकी तीनों जो हैं वो 20 वीक के बाद।
वो 3 जने रहते हैं एक साथ, इसीलिए इन तीनों को एक साथ नाम दे देते हैं PIH। जी हां, ये एक साथ आप बोलें 2, 3 और 4, इन तीनों को मिलाकर के एक साथ नाम दिया जाता है PIH, फुल फॉर्म प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। क्योंकि प्रेगनेंसी जो अपने जलवे दिखाना शुरू करेगी वो 20 वीक के बाद ही दिखाएगी। 20 वीक से पहले जो आ रहा है क्रोनिक हाइपरटेंशन, जिसका नाम है 1 नंबर रैंक पे जो लिखा हुआ है, वो 20 वीक से पहले आ रही है। वहां प्रेगनेंसी में इतने फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आए थे, प्रेगनेंसी वाले चेंजेस 20 वीक के बाद ज्यादा आते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी 20 वीक के बाद वाली होगी, इन तीनों में एक साथ। पिक्चराइजेशन के बाद इनको एक्सप्लोर करना 1 बाय 1 में स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 कंडीशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन का मतलब है जो प्रेग्नेंट मदर है उसमें हाइपरटेंशन पहले से है, जब वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी, नॉर्मल थी। एक फीमेल में पहले से हाइपरटेंशन है और उसी हाइपरटेंशन के चलते उसे लाइफ में प्रेगनेंसी भी अचीव हो गई। मतलब उसकी प्रेगनेंसी में जब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 10 वीक, 12 वीक चल रहा था, तब हाइपरटेंशन थी, क्योंकि वो पुरानी वाली है, पहले से है और अभी भी चल रही है। हाइपरटेंशन क्रोनिक है। कोई सी भी हाइपरटेंशन हो, वहां पर ब्लड प्रेशर की रीडिंग इससे क्रॉस हो ही जाती है, क्योंकि हाइपरटेंशन डिक्लेयर करने के लिए बेसिक पैरामीटर है सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक 140/90 लिमिट क्रॉस होनी चाहिए, तो हर किसी में कॉमन होगी। क्रोनिक हाइपरटेंशन में मदर को हाइपरटेंशन पहले से थी और फिलहाल वो प्रेग्नेंट भी है 20 वीक से पहले। एक बात नंबर 2, 20 वीक के बाद हाइपरटेंशन डेवलप होना। एक फीमेल शुरुआत से नॉर्मल थी, प्रेग्नेंट हुई तब भी नॉर्मल थी, प्रेगनेंसी के 20 वीक तक भी नॉर्मल थी। 20 वीक के बाद उसमें ब्लड प्रेशर 140/90 रीडिंग को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, मतलब उसमें हाइपरटेंशन 20 वीक के बाद डेवलप हुई। ऐसी हाइपरटेंशन कहलाती है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। और क्योंकि PIH में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तीनों आ रहे हैं, तो इन तीनों में कॉमन यह है कि ये तीनों बीमारियां प्रेगनेंसी में होगी और 20 वीक के बाद होगी। 2 शर्तें कॉमन हो गई। 2, 3, 4 जो नाम लिखे हैं, गैस्ट्रेशनल प्रीएक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, इनमें 2 चीज कॉमन है। नंबर 1 20 वीक के बाद होंगे, नंबर 2 140/90 BP क्रॉस होगा। अब आगे नंबर 1 बात करते हैं गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। नंबर 2 जिसे लिखा गया है, बोर्ड पर मेंशन है, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। यहां कहते हैं कि मदर में सिर्फ ब्लड प्रेशर 140/90 हुआ है, इसके अलावा हाइपरटेंशन के जितने भी साइन एंड सिम्टम होते हैं, पढ़ेंगे अभी अपन, उनमें से कोई और दूसरा नहीं दिखाई दे रहा, केवल उसका बीपी 140/90 क्रॉस किया है। इसके अलावा मदर में कोई दूसरा सिम्टम नहीं है। सिम्टम की बात करें, बहुत सारे होते हैं, एडिमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, हेडेक होता है, ब्लड विजन होता है, इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर ज्यादा, तो आंसर गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। और सिम्टम में से एक सिम्टम को बेसलाइन बना लें तो एक नाम ले लेते हैं प्रोटीन यूरिया का, यूरिन में प्रोटीन आने का, क्योंकि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन कंडीशन है। पर गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन में जैसा वादा किया कोई दूसरा लक्षण नहीं आएगा, तो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन में सिर्फ बीपी बढ़ा है और कोई सिम्टम कभी नहीं दिखा है। आगे नाम लेते हैं प्री एक्लेम्सिया, ये सेकंड कंडीशन PIH में। तो प्री एक्लेम्सिया को बोलेंगे हाइपरटेंशन प्लस हाइपरटेंसिव सिम्टम। जितने भी सिम्टम हैं, चाहे वो एडिमा का हो, प्रोटीन यूरिया का हो, हेडेक का हो, ब्लड विजन का हो, एपिगैस्ट्रिक पेन का हो, सारे सिम्टम के साथ आ गई, वो कंडीशन कौन सी हो गई? प्री एक्लेम्सिया। क्रोनिक हाइपरटेंशन 20 वीक से पहले केवल ब्लड प्रेशर ज्यादा, गैस्ट्रेशनल 20 वीक के बाद केवल ब्लड प्रेशर ज्यादा, प्री एक्लेम्सिया
20 वीक के बाद और सारे सिम्टम के साथ। अब जब सारे सिम्टम आ गए तो आप सोचेंगे एक्लेम्सिया में क्या बचा है, तो लास्ट वन जो कैटेगरी एक्लेम्सिया है वहां आप क्या बोलेंगे कि पहला तो ये कर लो, प्री एक्लेम्सिया में जितने भी सिम्टम हैं उन्हें सीवियर कर दो। प्री एक्लेम्सिया में बोलो माइल्ड एडिमा, एक्लेम्सिया में सीवियर एडिमा, प्री एक्लेम्सिया में माइल्ड हेडक, एक्लेम्सिया में सीवियर हेडक, प्री एक्लेम्सिया में एपिगैस्ट्रिक पेन, एक्लेम्सिया में सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन। तो एक कॉमन शर्त क्या हुई कि जितने भी सिम्टम प्री एक्लेम्सिया में हैं सबको सीवियर कर दें तो वो एक्लेम्सिया है। और सबसे बड़ी चीज एक्लेम्सिया को दर्शाने वाली वो ये कि आने लग जाए सीजर। एक्लेम्सिया का सबसे यूनिक जो सिम्टम है जो इसको बाकी सबसे अलग करेगा वो सीजर है। तो हाइपरटेंसिव सिम्टम के अलावा यदि सीजर भी आना शुरू हो जाए तो वो कंडीशन एक्लेम्सिया है। बिना सीजर के सारे सिम्टम माइल्ड कैटेगरी में आए तो वो प्री एक्लेम्सिया है। कोई भी सिम्टम नहीं आए, सिर्फ हाइपरटेंशन 20 वीक के बाद आए तो वो गैस्ट्रेशनल है। कोई सिम्टम नहीं आए, हाइपरटेंशन 20 वीक से पहले आए तो वो क्रोनिक है। और एक कंडीशन आती है कि क्रोनिक तो ये बोल रही थी कि क्रोनिक का मतलब है मैं तो आपके साथ लंबे समय से हूं और लंबे समय तक के लिए भी हूं। मतलब एक फीमेल जो क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली है, पहले से हाइपरटेंशन, प्रेग्नेंट हुई हाइपरटेंशन, 20 वीक के बाद हाइपरटेंशन, हो सकता है वहां पर ऐसा हो जाए कि पहले से चल रही थी क्रोनिक हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी ने और दे दिया प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया। इसे बोल देते हैं सोने पे सुहागा हो गया। पहले से क्रोनिक हाइपरटेंशन चल रही थी, प्रेगनेंसी ने और दो दे दिया। ये देखो इस क्रोनिक हाइपरटेंशन ने कैसे एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को गले लगा रखा है। यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इसे बोलते हैं एक के ऊपर एक, सुपर इम्पोज, नाम आ जाता है सुपर इम्पोज। तो ये सारी क्लिनिकल कंडीशन मैं आपको यहां पे इसको क्लीन करके वापस दिखाऊं कि अपन पढ़ रहे थे पूरा क्लासिफिकेशन, तो वहां हमें मिला 4 प्रकार की हाइपरटेंशन और उसका पिक्चराइजेशन ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। 1 बाय 1 सभी को कंसंट्रेट से देखें। पहला नाम यहां पर जो लिखा गया गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन, ध्यान दीजिए कब हो रही है, 20 वीक के बाद हो रही है। केवल और केवल क्या था, ब्लड प्रेशर ज्यादा था, बाकी कोई सिम्टम इसके अंदर नहीं था, ऐसा ही पड़ा। अगला नाम देते हैं प्री एक्लेम्सिया में माइल्ड देख लेना, चलो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया 20 वीक के बाद, सीवियर प्री एक्लेम्सिया 20 वीक के बाद, एक्लेम्सिया 20 वीक के बाद। यह चीज कॉमन है। माइल्ड में ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है, सीवियर में अपन पढ़ेंगे भी वैरायटी 160/110 हो जाता है। सिम्टम की बात करें, यहां गौर करें, प्री एक्लेम्सिया है तो सिम्टम आना जायज है। प्री एक्लेम्सिया है, सिम्टम आना जायज है। सिम्टम ले लिया प्रोटीन यूरिया, बताएंगे भी डिटेल में। लेकिन बात करें ये कैटेगरी जो सीजर है वो पहली बार सिर्फ एक में ही प्रेजेंट है, और वो एक वाली कंडीशन कौन सी है अपने पास में, एक्लेम्सिया। जैसा मैंने कहा था सिम्टम तो दुनिया भर के प्री एक्लेम्सिया के पास भी है, लेकिन एक ऐसा सिम्टम है जो केवल एक्लेम्सिया के पास है। वो कौन है अपने पास में, सीजर वाला सिम्टम। बात करें क्रोनिक हाइपरटेंशन की, इसकी कंडीशन देख लो, पहली बार बोल रहे हैं 20 वीक से पहले है, और वहां पे बीपी तो 140/90 होना ही है, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं है। तो सारा मैंने जो आपको लैंग्वेज में है बताया वही सामने आपको दिखाया भी है। डायरेक्टली प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया शुरू करने से पहले यहां हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन समझाया जाता है, जो मैंने आपको बताया। अभी तक की पढ़ाई के आधार पे जो शिक्षा आपको मिली है एक बार उसका शांत दिमाग से स्मरण कर लें, क्योंकि भले ही बड़ा सारा एमसीक्यू मैंने अभी तक अराइज नहीं करवाया हो, धमाकेदार तरीके से किसी क्वेश्चन को परीक्षा में टपकता हुआ नहीं बताया हो, लेकिन जो लेक्चर है उसका बेस इस कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। नंबर 1, हाइपरटेंशन बीमारी है, ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। 2 कंडीशन, माइल्ड और सीवियर। माइल्ड होगा तो
वेसल्स वीक पड़ेंगी, सीवियर होगा तो डैमेज हो जाएंगी, वीक होंगी तो केवल प्लाज्मा बाहर आएगा, डैमेज हो जाएंगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। 4 टाइप। 20 वीक से पहले हाइपरटेंशन बिना किसी सिम्टम, क्रोनिक। 20 वीक के बाद हाइपरटेंशन बिना किसी सिम्टम, गैस्ट्रेशनल। 20 वीक के बाद हाइपरटेंशन विद बहुत सारे सिम्टम, प्री एक्लेम्सिया। 20 वीक के बाद हाइपरटेंशन, बहुत सारे सीवियर सिम्टम और सीजर, एक्लेम्सिया। इतना कुछ करने के बाद अब बात करते हैं हमारे मेजर टॉपिक की कि इन सब में से हमें क्या पढ़ना है। इन सब में से आज के लेक्चर में स्टार्ट करना है हमको प्री एक्लेम्सिया। तो आ जाते हैं अपनी कंडीशन प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन पे। प्री एक्लेम्सिया, PRE, प्री एक्लेम्सिया। तो सिर्फ प्री एक्लेम्सिया पढ़ना उन चारों में से, तो एक बार दोहरान कर लो क्या था प्री एक्लेम्सिया। कंसेप्ट से भी पूछो, क्लासिफिकेशन से भी पूछो। मैं गया जब पूछने कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट ने क्या बोला कि प्री एक्लेम्सिया है तो बेटा रिएक्शन कौन सी होनी थी, माइल्ड होनी थी। एडिमा कैसा होना था, माइल्ड होना था, और मेन कैरेक्टर भी क्या होना था, एडिमा। जब मैं पूछने को गया क्लासिफिकेशन से, तो क्लासिफिकेशन से मैंने क्या सीखा कि यह हाइपरटेंशन कितने वीक के बाद आएगी, 20 वीक के बाद आएगी। तो ये 2 चीजें अपन ने सीख ली है। यहां करता हूं परिभाषा की बात। डेफिनेशन में क्या इन्वॉल्व है, डेफिनेशन किताब वाले भी बता सकते हैं आपको, जो लिखी हुई है, सुनिए बड़े ध्यान से। क्योंकि डिसऑर्डर ब्लड वेसल्स का है, और ब्लड वेसल्स इंसानों में पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट है। ब्लड वेसल्स हाथ, आंख, नाक, कार, पैन, मुंह सब जगह पाई जाती है। तो ब्लड वेसल्स सब जगह हैं, तो ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। 20 वीक के बाद होता है। ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर रहता है, और एक ऐसी फीमेल में जिसे 20 वीक से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो उसे हाइपरटेंशन था, ना उसे प्रोटीन यूरिया था, और वर्तमान में उसे नाम के अकॉर्डिंग, जो नाम इसका है प्री एक्लेम्सिया, PRE, वर्तमान में नाम के अनुरूप 3 कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं। लैंग्वेज, it is a multi-system disorder developed after 20-week gestation, characterized by proteinuria, rise in blood pressure, edema in a previously normotensive non-proteinuric female। तो प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा किताब में जो है वो वहीं रहने दो, और अब सिर्फ MCQ पर अटैक करना शुरू करो। तो आज 15-20 मिनट गुजर जाने के बाद सबसे पहला छोटा बेसिक MCQ यहां लेकर आ रहा हूं। छोटा जरूर है, अच्छा लगे याद हो पहले से रख लेना और आगे बढ़ना। बड़ा छोटा यह है कि प्री एक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन कितने वीक के बाद, तो दे के आएंगे जवाब जो आपने है रट लिया, वो क्या, 20 वीक के बाद। अगला जो मेरे पास आएगा सवाल वो PRE से आएगा। इस PRE को सामने बोर्ड पे ऐसे भी देखें कि प्री एक्लेम्सिया का परिभाषा में जो क्लासिकल ट्रायड आ रहा है वो प्री किसे बता रहा है। यहां गौर करने वाली बात है, जो जिसे बता रहा है हाईलाइट कर रखा है। P बता रहा है P फॉर प्रोटीन यूरिया, R फॉर राइज इन ब्लड प्रेशर, E फॉर एडिमा। P से प्रोटीन यूरिया, R से राइज इन ब्लड प्रेशर, और E से एडिमा। अब सिंगल सिंगल इन तीनों को 1 by 1 अपन डिस्कस करेंगे और बनने वाले MCQ प्रेजेंट करेंगे। प्रोटीन यूरिया से, ब्लड प्रेशर राइजिंग से और एडिमा से लेके आते हैं नंबर 1। इधर चीज ये लिखा हुआ है प्रोटीन यूरिया। यूरिन में प्रोटीन, प्रोटीन यूरिया का अपना एक पैरामीटर होता है। यहां मैं पूरा पैरामीटर आपको समझाता हूं, सवाल बिल्कुल बनता है वो भी दिखा देता हूं कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन होता है, उसमें प्रोटीन का एस्टिमेशन होता है, प्रोटीन यूरिया कहलाता है। फाइंडिंग जो निकल के आती है उससे बताने के तरीके होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे होते हैं। हमारे पास सामने सिंपल ये बताना कि ये जो प्रोटीन यूरिया है कितना होता है,
तो आप बोलेंगे इसके दो नाम के अकॉर्डिंग, एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। प्री एक्लेम्सिया भी माइल्ड और सीवियर होता है। यह बात अलग है कि आप सीवियर को एक्लेम्सिया भी बोल सकते हैं। प्री एक्लेम्सिया खुद भी माइल्ड सीवियर होता है। माइल्ड वाली कंडीशन में जो प्रोटीन यूरिया होता है वो एक बार जोड़ का निशान +1 होता है। सीवियर कंडीशन में जो प्रोटीन यूरिया होता है वो 3 बार प्लस का निशान होता है। +1 +3, 1 + 3+। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप इन्हें यहीं से लर्न करना शुरू कर दीजिए। ये आपके पास सेकंड एमसीक्यू आ रहा है। जैसा मैंने वादा किया है कि प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया हमारे पुराने 5 हैमरेज पे भारी पड़ने वाले हैं। जितने 5 बीमारी से सवाल निकल के आते थे बराबर टक्कर लेने के लिए प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया बने हैं। हर छोटी लाइन से सवाल है। पिछला सवाल था बीपी कब होता है 20 वीक के बाद। अगला सवाल प्रोटीन यूरिया से है कि प्री एक्लेम्सिया 2 प्रकार का होता है, एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। माइल्ड में प्रोटीन यूरिया कितना बताओगे? +1, एक बार जोड़ का निशान। सीवियर में +3, 3 बार जोड़ का निशान। और इन्हें ग्राम मिलीग्राम में लिखना सिखाऊं तो उसके लिए पूरी वेल सेटल टेबल होती है। तो सुने ध्यान से, प्रोटीन यूरिया के लिए किया जाता है 24 आवर का यूरिन कलेक्शन। 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करने के लिए मरीज को कहा जाता है। और फिर उसके रिजल्ट जो आते हैं वो इस प्रकार से हैं। इधर देखें, पॉइंट 1, या सबसे पहले बोलेंगे अपन ट्रेस, ट्रेस के बाद में पॉइंट 1, नाम देंगे अपन पॉइंट 3, इधर नाम दिया 1, इधर दिया 3 और यहां बोला 5। ये पॉइंट 1, पॉइंट 3, 1, 3, 5 क्या लिखा हुआ है? ये प्रोटीन की मात्रा है और ये सारी है अपने पास ग्राम में। ये लिख दिया ग्राम, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम। ये सरल है टेबल, आगे का आपके काम आएगी, इसलिए इसको अभी से लर्न करना शुरू करें। और ये सबके आगे कॉमन है 24 आवर। 24 घंटे में 0.1 ग्राम लॉस कर रहा है, 24 घंटे में 0.3 ग्राम या 1 ग्राम या 3 ग्राम या 5 ग्राम। तो अपन क्या देंगे? और यहां पे सिंबल लगाना पड़ता है आपको हर जगह ज्यादा, 0.1 से ज्यादा, 0.3 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 5 से ज्यादा। और इन्हें डिनोट करते हैं ऐसे, बड़े ध्यान से सुने। 0.1 वाले को बोलते हैं टी, ट्रेस। और इसके बाद 1 बार जोड़ का निशान, 2 बार जोड़ का निशान, 3 बार और 4 बार। तो आज के बाद कोई भी आपसे क्लिनिकल लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन करे तो आपको भी उसको क्लिनिकल लैंग्वेज के अंदर आंसर देना आ जाना चाहिए। ये कंप्लीट टेबल है प्रोटीन यूरिया की, कंप्लीट टेबल है प्रोटीन यूरिया की। यदि डॉक्टर ने आपको कहा कि आपकी रिपोर्ट में ट्रेस प्रोटीन आया है तो समझ जाना 0.1 ग्राम आया है। डॉक्टर कहे आपको 1+ प्रोटीन यूरिया है, आपको 0.3 ग्राम से ज्यादा लॉस हो रहा है। यहां देखो, मैंने इधर अपने माइल्ड और सीवियर में रखा हुआ है। माइल्ड में 1 बार जोड़ है, सीवियर में 3 बार है। तो पूछ भी ले आपसे, तो माइल्ड में 1+ मतलब 0.3, तो +1 का मतलब आप बता सकते हैं, इसका मतलब है 0.3 ग्राम पर 24 आवर से ज्यादा। और +3 का मतलब यहां देख लो कितना लिखा हुआ है, 3 ग्राम पर 24 आवर से ज्यादा। ये वाली कंडीशन सामने बोर्ड पे अवेलेबल है। तो यहां पे जब बताया जाता है 3 ग्राम ज्यादा, कई बार एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ ली जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू की 3 ग्राम से ज्यादा तो कितना? 3.25, 3.5, 4, 4.5, 5 कितना? तो एग्जैक्ट वैल्यू कभी कभार पूछ ले तो सीवियर में एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाती है कि लगभग 5 ग्राम तक प्रोटीन लॉस होता है। और दोस्तों 24 घंटे में शरीर में पेशाब के रास्ते से 5 ग्राम प्रोटीन लॉस हो जाए तो ये छोटी नहीं
बहुत बड़ी बात है, सीवियर कंडीशन है, एक्लेम्सिक कंडीशन है। तो यहां आपके सामने प्री एक्लेम्सिया की केवल परिभाषा से बनने वाले सवालों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सवाल बन रहे हैं प्रोटीन यूरिया से, सिंपल याद रखना है ये, माइल्ड में कितना, सीवियर में कितना। माइल्ड में 1+, सीवियर में 3+। अगला सवाल, सीवियर ही एक्लेम्सिया के कैरेक्टर रखता है, तो आपसे पूछ ले अब की बार प्री एक्लेम्सिया में कितना, एक्लेम्सिया में कितना, तो प्री एक्लेम्सिया में 1+, एक्लेम्सिया में 3+। 3+ में 3 ग्राम से ज्यादा होता है, एग्जैक्ट कितना, एग्जैक्ट आंसर 5 ग्राम। आपको और मेरे को ओबीजी नहीं, एमएसएन या फंडामेंटल या अस्पताल में आपसे पूछ ले +3 का मतलब क्या होता है, 3 ग्राम से ज्यादा ही बताना है। ओबीजी में पर्टिकुलर पूछ ले एक्लेम्सिया में कितना हुआ था, तो 3 ग्राम से ज्यादा कितना हुआ था वो आपको बता रहा है, वहां उतना बताना है कि एक्लेम्सिया में या सीवियर वैरायटी में 5 ग्राम हुआ था। प्रोटीन यूरिया PRE, पी खल्लास, चलते हैं आर पे। आर का मतलब था राइज इन ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ना। अब यहां पे धुआंधार एक के बाद एक लाइनें आ रही है, उन्हें नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा। ब्लड प्रेशर से बनने वाले सारे सवाल। नंबर 1, बेसिक बताएं कि ब्लड प्रेशर रीडिंग कितने से ऊपर हो जाए कि हम हाइपरटेंशन डिक्लेयर करिए हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है कि बीपी की रीडिंग अपने पास कितने से ऊपर होते ही बीपी बोल देंगे, तो बोला सिंपल सा आंसर 140/90 mmHg से ज्यादा। ये हुआ सबसे सरल सवाल। सारे सवाल बताएंगे, सीएचओ का जमाना भी आने वाला, तो सरल सवाल ही सुनते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइज इन बीपी कितना, 140/90 से ऊपर, ठीक है। 140 क्या है, सिस्टोलिक, 90 क्या है, डायस्टोलिक। अब अगली बात, एक नया एडवांस तरीका है, एम्स जोधपुर 2017 के अंदर पूछा भी गया था, यहां सामने चिपका देता हूं। हर किसी का बीपी 140/90 से ऊपर जाए फिक्स नहीं है, इसमें एक आइडिया है, और वो ये कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली जितना रहता था उसमें 30/15 का चेंज आ जाए। जरूरी नहीं आपका प्रेजेंट बीपी 140/90 से ही दिखाए, पहले आपका जितना चलता था उसमें 13/15 का इजाफा हो जाए। मतलब पिछली बार से जो बीपी चलता था उसमें सिस्टोलिक बढ़ जाए 30 mmHg और डायस्टोलिक बढ़ जाए 15 mmHg। इसका उदाहरण देकर के बताता हूं। उदाहरण यह है मैं कि मेरा नॉर्मली ब्लड प्रेशर रहता है, एग्जाम्पल रहता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल मेरा बीपी रहता है 115/85, 115/85 मेरा नॉर्मल रहता है। तो मैं कितने बीपी पर खुद को हाइपरटेंशन मानूं, तो 115 में कितना जोड़ो, 30, 145, और 85 में कितना जोड़ो, 15, मतलब 100। 145/100 उसके लिए हाइपरटेंशन होगा। तो रटना नहीं है, 140/90 क्रॉस किया या सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, नॉर्मल बीपी कंपैरिजन में इतना चेंज हो जाए तो भी आपको हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट वन, ऊपर वाला हमेशा सिस्टोलिक, नीचे वाला हमेशा डायस्टोलिक। अब आगे नेक्स्ट वन, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 2 बीपी होते हैं, और हमेशा से याद रखने वाली बात है कि इंपॉर्टेंट बीपी कौन सा होता है, डायस्टोलिक बीपी इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी पेशेंट के अंदर डायस्टोलिक बीपी में जब चेंज आते हैं तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब आगे और सुने, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कितनी बार करनी है, इससे भी सवाल बना हुआ है। एक दिन में कितनी बार मॉनिटरिंग करनी है, तो फ्रीक्वेंसी है, देखिए सुने बड़े ध्यान से, 6 आवरली, 24 घंटे का पूरा दिन होता है, 6 आवरली मॉनिटरिंग करनी है। 6 आवरली मॉनिटरिंग करी तो कितनी बार करी, 4 बार। कई बार बच्चा ये याद रख पाता है पर लास्ट में 4 और 6 में कंफ्यूज होकर सोचता रह जाता है। 6 घंटे से बीपी नापना है, ऐसा किया तो 24 घंटे में 4 बार नापा गया, सिर्फ इतनी सी बात है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरमेंट आपको पूछना चाहे तो लिख देना 4 टाइम, 4 टाइम बोलो या बोलो 6 आवरली, बंधु बात एक ही है। हर एक लाइन से छोटा छोटा एमसीक्यू तैयार है। अब आगे डायस्टोलिक बता दिया, सिस्टोलिक बता दिया, इसके बाद अपन जानते हैं प्रेशर आता है MABP, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर।
मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक बटा 3 करके, नॉर्मल मेजरमेंट 93 आता है उसका, फंडा में पढ़ा होगा आपने। यहां बता रहा हूं, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर MABP जितना चल रहा था पहले उसमें 20 mmHg ज्यादा नोट किया जाए। बात छोटी सी एक बोल के चला गया कि प्री एक्लैम्सिया में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया उसका प्रेजेंटेशन सामने बोर्ड पे पूरा दिखाया जा रहा है कि बीपी 140/90 क्रॉस कर गया, या पहले जितना चल रहा था उसमें 30/15 का अंतर दिखा गया। ज्यादा विशेष नीचे वाला डायस्टोलिक होता है, आपको नापना है 4 बार हर 6 घंटे से, और MABP पहले जितना चल रहा था उसमें +20 आ गया तो भी ब्लड प्रेशर है। ये सारी बात बीपी को लेके। P प्रोटीन यूरिया, R राइज इन ब्लड प्रेशर, और अंत में नाम E से एडिमा। तो आ जाते हैं अपन E पे क्या लिखा हुआ है, एडिमा। अब बात करें प्रेगनेंसी चली रही है तो प्रेगनेंसी में पहला सवाल बनता है, बना भी हुआ है, प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन एडिमा कौन सा होता है, तो अपन जवाब दे चुके हैं राइट साइड एडिमा। एक बात, अब यहां पे मैं 2 चीज दिखाता हूं आपको। एक नाम लिखता हूं माइल्ड, एक नाम लिखा माइल्ड, और माइल्ड को ही बोल सकते हैं अपन प्री एक्लैम्सिया, या एक नाम लिखूं सीवियर, और सीवियर को ही कह सकते हैं अपन एक्लैम्सिया। ये सीखा है अपन ने कॉन्सेप्ट से ही। तो यहां पे अपन को बताना है एडिमा को लेकर के बातें। तो आपसे मैंने पूछा भी था, माइल्ड रिएक्शन में, वीक रिएक्शन में प्लाज्मा आता है, जबकि सीवियर रिएक्शन में सारा प्लाज्मा आता है। तो ज्यादा प्लाज्मा किसमें, सीवियर में। उसी हिसाब से कम एडिमा माइल्ड में, ज्यादा एडिमा सीवियर में। ऐसे एडिमा के नाम दिए गए हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। थोड़ा बहुत एडिमा हो तो झेल लेंगे, ठीक कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। बहुत सारा एडिमा हो तो इंटरवेंशन होंगे। थोड़ा एडिमा ऊपर होता है तो ऊपर की तरफ लिखते हैं अपन फिजियोलॉजिकल एडिमा, और यहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है तो नाम दे देते हैं पैथोलॉजिकल एडिमा। तो ये अपने पास एडिमा वाला पोर्शन, या यूं कहें प्री एक्लैम्सिया की परिभाषा को बताने के लिए आपके पास जो 3 शब्द बताए गए थे, PRE प्रोटीन यूरिया, राइज इन ब्लड प्रेशर, एडिमा, वो तीनों सामने मेंशन किए 1 बाय 1। प्रोटीन यूरिया एक झटके में जवाब दें, माइल्ड में 1+, सीवियर में 3+। सीवियर एक्लैम्सिया होता है, एग्जैक्ट बताएं कितना, 5 ग्राम से ज्यादा। राइज इन बीपी, सारी चीजें सामने मेंशन। नॉर्मल रेंज इससे ऊपर, प्रीवियस में चेंज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायस्टोलिक मॉनिटरिंग 4 टाइम, MABP 20 से ऊपर। एडिमा के कैरेक्टर राइट साइड में कॉमन होता है, 2 वैरायटी, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब बात करते हैं आगे, तो आज के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे और बहुत सारे स्मॉल एमक्यू। स्मॉल एमसीक्यू में अब प्रेजेंटेशन की बारी आई है, साइन एंड सिम्टम को लेकर के। पेशेंट में आने वाला जो क्लिनिकल पिक्चर है उसे हम देखेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। यहां पे एक डमी मल्टीपल सिम्टम को लेकर खड़ी है आपके सामने। यहां से भी एमसीक्यू है, सिस्टमैटिकली सुनेंगे। वो क्या, तो नंबर 1 ये अलग से पढ़ेंगे साइन, अलग से सिम्टम। फंडामेंटल में शुरुआत के क्लास में इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। साइन वो जो ऑब्जर्वेशन से आए, हम देखें या लैबोरेटरी से पता करें। सिम्टम वो जो मदर हमें आकर के बता करके जाए। प्री एक्लैम्सिया में कई बार सवाल ऐसे भी बना हुआ है, निम्न में से कौन सा साइन नहीं है, निम्न में से कौन सा सिम्टम नहीं है, तो उनको भी अपन देखेंगे। तो हर प्रकार के सवाल साइन एंड सिम्टम से अपन देखते हैं। फर्स्ट वन आते हैं कैटेगरी साइन पे। नाम लिखा हुआ है, साइन का मतलब या तो हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम नापेंगे तोलेंगे और लैब से निकालेंगे। तो देखो, बहुत सारी जानकारी रखने से अच्छा है
सबसे बेसिक बात का भी पता हो, और वो ये कि एक प्रेग्नेंट फीमेल में सबसे पहले आप ऐसा क्या ऑब्जर्व करो कि डिक्लेयर कर सको उसको प्री एक्लेम्सिया है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है नंदू, जवाब का नाम है बीपी मॉनिटरिंग। बीपी मॉनिटरिंग करी और मॉनिटरिंग करते ही ज्यादा आया तो पहला डाउट प्री एक्लेम्सिया में गया, तो साइन में नंबर 1 रैंक पे जिसे रखा गया है वो अपने पास है हाइपरटेंशन। और बुरा ना मानो, होली की बात नहीं है, सवाल की बात है। सीधा पूछा गया है मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन। लिखता हूं क्योंकि जनता लिखने के बाद ही विश्वास करती है। मैं यहां पे ये चीज लिख रहा हूं, मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन एज इट इज वर्ड से आपके पास एमसीक्यू पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इन ए प्री एक्लेम्सिक मदर। यदि एक मदर को प्री एक्लेम्सिया है तो आपका मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? सबसे कॉमन आप किसे देख करके आओगे? जवाब देना बीपी देख करके आएंगे, हाइपरटेंशन। इसके बाद फर्दर आगे बहुत सारे चीजें, वो क्या क्या, तो परिभाषा में जाएं। परिभाषा में 3 शब्द थे, हाइपरटेंशन आ गया। अगले शब्द के मजे ले लो, याद आ जाए तो। अगला शब्द क्या था? हम देखेंगे प्रोटीन यूरिया, कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या नहीं। पढ़ा दिया है तो तुरंत आगे चलो, प्रोटीन यूरिया देख करके आएंगे। रिजल्ट आएगा, ट्रेस है 1 + 2 + 3 + 4 जो आएगा लिख दो। इसके अलावा शरीर में देख के आएंगे हाथ पैरों में सूजन है या नहीं, और है तो कितनी है, कम है या ज्यादा है, फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है, राइट में है, लेफ्ट में। तो 3 साइन परिभाषा से आ गए। बीपी नाप लिया, प्रोटीन देख लिया, सूजन देख ली। अब आगे विशेष जिनकी बात करते हैं तो वो क्या शामिल है? जैसे ही आती है एडिमा, सूजन, इंसान सूज के फूल जाता है, तुरंत वहां पे आता है वेट गेन। और ये वेट गेन बीमारी वाला है तो बोलेंगे एबनॉर्मल वेट गेन। एंटीनेटल केयर में आपको मैंने पढ़ाया था एबनॉर्मल वेट गेन कब डिक्लेयर करते हैं? रेंज थी 500 ग्राम से 2000 ग्राम पर वीक से पर मंथ, या पाउंड में मैंने बताया था 1 पाउंड से 5 पाउंड। तो यहां बिल्कुल ऑब्जर्व में शामिल होगा। साइन के अंदर नोट किया जाएगा हमें मिला प्रेग्नेंट मदर में फाइंडिंग क्या चीज? एबनॉर्मल वेट गेन। एबनॉर्मल वेट गेन से भी आइडिया होता है। इसके अलावा और सुने इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है सोनोग्राफी, यूएसजी। अब यूएसजी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले की पढ़ाई हुई है, अब काम आ रही है, ध्यान से सुन लो। हाइपरटेंशन में वैसोकंस्ट्रिक्शन होने से पाइप सिकुड़ गया, आगे नहीं गया। यह अपन ने पहले पढ़ा है, फिर सुन लो लॉजिक से एक बार। एग्जांपल से बताता हूं कि यदि यूं कहा जाए ये अपने पास ब्लड वेसल्स है और ये कोई ऑर्गन है जो वेट कर रहा है। ये ब्लड वेसल्स है, अपने अंदर ब्लड लेकर आ रही है, और ये ऑर्गन है जो खाने का वेट कर रहा है। अब हाइपरटेंशन होगी तो वेसल्स में वीक या डैमेज से ये मटेरियल बाहर आ जाएगा। ये मटेरियल बाहर टिश्यू में आ गया तो ऑर्गन की सप्लाई कम हो गई या ज्यादा, ये हमने सिस्टमैटिक वैसोकंस्ट्रिक्शन में सीखा है। याद करवाऊं तो मैंने आपको ओलिगोहाइड्रेमनियोस की इटियोलॉजी में पढ़ाया था। यदि इतना डीप जाके याद नहीं करना हो तो यहां छोटे एग्जांपल से याद कर लो। हर ऑर्गन को सप्लाई करती है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के अंदर होता है कंटेंट। हाइपरटेंशन में वो कंटेंट निकल के बाहर आ जाता है टिश्यू में। टिश्यू में आ जाता है तो नहीं मिल पाता ऑर्गन को। तो कुल मिला के हाइपरटेंशन में ऑर्गन की सप्लाई कम। ऑर्गन की सप्लाई कम तो प्लासेंटा को मिलेगा कम। प्लासेंटा को मिलेगा कम तो बच्चे को मिलेगा कम, और एमनियोटिक फ्लूइड भी बनेगा कम। बच्चे को मिलेगा कम तो बच्चे की ग्रोथ कम, IUGR। एमनियोटिक फ्लूइड बना कम तो कंडीशन ओलिगोहाइड्रेमनियोस। तो यहां पर इन दोनों चीज को मैं लिखना चाहूं सिम्टम्स के तौर पे, तो आप बड़ा इजी देख सकते हैं कि हमारा बच्चा, सॉरी आंटी का बच्चा छोटा रह गया, IUGR, और वहां पे
एमनियोटिक फ्लूइड भी कम देखा गया, तो नाम आ गया ओलिगोहाइड्रेमनियोज। तो ये पूरी पिक्चर आ गई अपने पास में साइन की। यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है। प्रोटीन यूरिया से अलग करेगा, एडिमा से अलग करेगा। पहले क्या करेगा, ये जो टेबल बनी है इस पूरी टेबल में एमसीक्यू एक तो ये निकाल लिया, अरे होते होंगे दुनिया भर के सिम्टम, पहले ये बताइए व्हाट विल बी योर मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, आंसर हाइपरटेंशन। उसके बाद हर एक का रेशनल आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने बताया वैसा पता भी होना चाहिए हर एक सिम्टम आने का रेशनल। प्रोटीन यूरिया क्यों हो गया, रीनल के अंदर ग्लोमेरुलर की पतली कैपिलरी डैमेज होने से। एडिमा क्यों हो गया, वेसल का मटेरियल बाहर आ जाने से। वजन क्यों बढ़ गया, एडिमा का पानी शरीर में रुक गया, सूजन आ गई, उससे वजन बढ़ गया। आईयूजीआर क्यों हो गया, बच्चे को सप्लाई कम हुई। सप्लाई कम क्यों हुई, प्लासेंटा वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया था। तो ये पिक्चर पूरी साइन की। सवाल बनेगा मोस्ट कॉमन, आंसर दे के आता ना हाइपरटेंशन। ऐसी बात करें सिम्टम की, तो यहां पे सिम्टम की मैं बात कर रहा हूं, एक सवाल यहां पर भी ऐसा आएगा, सुने। पिछले में था कि आप सबसे पहले क्या देखोगे, और अब अगला सुने कि आपके पास हाइपरटेंशन वाली जब महिला आएगी, लिपस्टिक और डियो लगा के नाचती हुई नहीं आएगी, तकलीफ के साथ बार घालती हुई आएगी, और आपके पास सबसे पहले समस्या क्या लाएगी वो आप सुनने जाइए। मदर को समस्या बहुत सारी है, बताएगी मुझे ये भी हो रहा है, 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 पर सवाल है मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, और मदर बताएगी तो वो क्या हो जाएगा, सिम्टम। तो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट सुपर हिट एमसीक्यू ऑफ आरपीएससी एग्जामिनेशन इज हेडेक। क्या होगा, हेडेक। लॉजिक सुन के जाए दर्द का, और लॉजिक क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी आपको कुछ देर पहले बताया, कुछ देर पहले ही बताया है, तो संभाल लेना। हाइपरटेंशन से हर ऑर्गन की सप्लाई हो जाती है कम, आर्टरियल सप्लाई, ऑर्गन की सप्लाई कम, आर्टरियल सप्लाई। आर्टरियल सप्लाई मतलब ऑक्सीजनेशन कम, और ऑक्सीजन की कमी से सेल इंजरी, सेल डैमेज, इस्चेमिक पेन, हाइपोक्सेमिक अटैक से पेन होता है। ऑक्सीजन की कमी से सेल इंजरी होती है, सेल इंजरी से फ्री रेडिकल निकलते हैं, वो पेन करते हैं, फिजियोलॉजी है ये। तो जब हाइपरटेंशन था तो पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन में सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन हमारे इस पूरे शरीर में यह सिस्टम ऐसा है, यह विभाग ऐसा है, नर्वस सिस्टम, जहां हल्की सी कमी बर्दाश्त नहीं है, तुरंत सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। सर्कुलेशन इंपेयरमेंट से सबसे पहले सिम्टम जहां पे आते हैं वो सिर में आते हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है हेडेक। तो आते हैं प्रेजेंटेशन करने। सिम्टम के अंदर भी मैंने लिख दिया फर्स्ट कंप्लेंट और नाम लिखा हेड एक, और इस हेडेक के ऊपर भी हमेशा की तरह पिछली बार की तरह लगा दें ये, इट विल बी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। जिस प्रकार आपसे मैं प्रीवियस में बात कर रहा था कि यदि एग्जामिनर बहुत सारी रामायण सुनने के बजाय आपसे पूछेगा मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, तो आंसर देना है हाइपरटेंशन, और यदि पूछे मोस्ट कॉमन कंप्लेंट तो आंसर देना है हेडेक। हेडेक के अलावा ये पेन जो देखा जाता है ये मदर के स्टमक में भी होता है, नाम लिख दिया एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन भी बहुत लॉजिकल है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जीआईटी में चलती है। हमारा जो स्टमक है उसके नीचे पूरा लीवर वाइटल ऑर्गन है, और वहां पे ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होती हैं पूरा बेड बनाती हैं, वेसल्स पूरा जाल बनाती है, और उन जाल के ऊपर आराम से स्टमक आराम करता है। एनाटॉमी के अंदर बीडी चौरसिया में बड़ा शानदार प्रेजेंटेशन दे रखा है, सवाल बना करता था नर्सिंग एग्जामिनेशन में स्टमक बेड को लेकर के। वो बेड इंडिकेट करता है आपके वेसल्स को, और यदि सारी वेसल्स में हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन तो लो ऑक्सीजनेशन से ना केवल होगा पेन, आपको आ सकती है ब्लड की वॉमिटिंग भी। तो एपिगैस्ट्रिक पेन, इसके अलावा और भी कंप्लेंट, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, और इतना दर्द है तो आपको नींद कैसे आएगी, और नींद नहीं आएगी तो नाम दे देंगे
इंसोम्निया, आंखों की रेटिना के अंदर भी असर पड़ेगा, दिखाई देने में प्रॉब्लम आ जाएगी, नाम दे देंगे ब्लड विजन। हर एक की बड़ी बड़ी फिजियोलॉजी है, ब्लड विजन भी अपनी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी से जन्म लेता है। ये सारी चीज, ऑर्गन सप्लाई कम, रीनल सप्लाई कम, जीएफआर कम, यूरिन फॉर्मेशन कम, तो कंडीशन का नाम मदर को सूसू भी कम, तो अपने पास सिम्टम आ गया ओलिगोयूरिया। सो ये सारे अपने पास सिम्टम्स का भी एक प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, और इन सिम्टम प्रेजेंटेशन के अंदर भी फिर एक बार अपने पास मोस्ट कॉमन कंप्लेंट का बन के आता है सवाल, तो जवाब जाता है हमेशा की तरह हेडेक। तो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट हेडेक, मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन वाला सवाल गया, तो आंसर कहां चला गया? वेट गेन वाला। तो अभी तक सिर्फ एज ए इंट्रो वाले पोर्शन चल रहा है, जहां सिस्टमैटिकली एक से लिंक दूसरे रिजल्ट हमारे सामने निकल के बार बार आ रहे हैं। अभी इस लेक्चर में सिर्फ अपन साइन एंड सिम्टम वाले पोर्शन तक पहुंचे हैं डेफिनेशन के बाद। बहुत सारा संसार अभी इसमें रिमेनिंग है जो हमारे सक्सेसिव लेक्चर्स में प्रेजेंट होता जाएगा। आज की बात करें, आज का लेक्चर पूरा डिनोट और डेजिग्नेट है सिर्फ हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी के एक इंट्रो को। उस झलक में देखिए आपने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हेडिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, वहां डिक्लेयर कर दिया अपन ने कॉन्सेप्ट को, उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे अपन ने निकाली हाइपरटेंशन जो अपने पास आ रही थी 4 प्रकार की। अपने पास प्री एक्लेम्सिया में आ गए। पहला सवाल 20 वीक के बाद से PRE को पढ़ाया, प्रोटीन यूरिया, राइज इन ब्लड प्रेशर, एडिमा, हर एक से इंडिविजुअल कैरेक्टर बनने वाले सवाल, प्रोटीन यूरिया से, ब्लड प्रेशर से, एडिमा से। इसके बाद पिक्चर आई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जहां डिस्कस करें साइन एंड सिम्टम। दुनिया भर के हैं पर सवाल ऊपर चमक रहे हैं, दुनिया भर के हैं पर सवाल ऊपर चमक रहे हैं। अब इस साइन एंड सिम्टम के प्रेजेंटेशन के बाद और भी है बहुत कुछ हमारे पास रेलिवेंट टू दिस टॉपिक हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, पर उन सब के लिए करेंगे हम अगले और कल के दिन का इंतजार। अभी और आज के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी के इस लेक्चर को दीजिए विराम। धन्यवाद।